हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर एंड टुडे विल टॉपिक ऑफ वैक्सीनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम वैक्सीनेशन। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टीकाकरण, है ना। तो वैक्सीनेशन क्या होता है या टीकाकरण, जब हम टीका लगाते हैं, जैसे कि जो कोरोना की वैक्सीन है, अभी वैक्सीन को लगवाना ही क्या हो जाएगा आपका वैक्सीनेशन है, इसी को बोलते हैं टीकाकरण। तो यहाँ पर बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर जो इम्यूनिटी होती है, तो इम्यूनिटी को हमने दो तरह से यहाँ पर डिवाइड किया है ना, टाइप ऑफ इम्यूनिटी। जैसे कि आपकी एंटीबॉडी के आधार पर एक एक्टिव और दूसरी क्या है, पैसिव। अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी रहती है ये कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, होस्ट बॉडी के अंदर। अगर एक्टिव इम्यूनिटी है तो इसमें जो एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर बनेगी, लेकिन अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें एंटीबॉडी बनेगी नहीं, इसमें हम बनी बनाई एंटीबॉडी बाहर से लेते हैं। मतलब इसी को बोलते हैं रेडीमेड या आर्टिफिशियल एंटीबॉडी या परफॉर्म एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन। मतलब ऐसी एंटीबॉडी जो बाहर से बनी हुई है और उसको हम डायरेक्टली बॉडी में डालते हैं, उसी को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर बनती है, जबकि पैसिव में हमारे अंदर बनती नहीं है। हम डायरेक्टली बनी बनाई एंटीबॉडी को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं बाय द मीडियम ऑफ इंजेक्शन। फिर टाइम टेकन फॉर फुल इफेक्टिव रिस्पांस। तो अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें टाइम टेकन कैसा रहेगा, मतलब इसका टाइम का क्या रिस्पांस रहेगा, तो ये लॉन्गर टाइम के लिए है। जैसे कि अगर हम बात इसके एग्जांपल पर समझते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये बताओ कि आप शॉर्टर टाइम के लिए इसको ऐसे समझते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि अभी कोरोना आया, तो कोरोना में हम सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई। तो जो वैक्सीन लगवाई तो उसमें वैक्सीन में क्या था, कोरोना का वायरस था, लेकिन ऐसा वायरस जो एटीट्यूड है, वीकेंड पैथोजेंस, उस वीकेंड पैथोजेंस को हमने अपनी बॉडी के अंदर लिया। और इसके बाद जब हमको वैक्सीन हमने लगवाई तो हमको थोड़ा सा फीवर भी आया। क्यों? क्योंकि जब हम पूरा वायरस अपनी बॉडी के अंदर एंटर कराएंगे, वो वायरस क्या होते हैं जो डिसीज को कॉज करते हैं, लेकिन जो वायरस था वो कोरोना वायरस था, लेकिन वीकेंड फॉर्म में उस वायरस को हमने बॉडी के अंदर एंटर किया। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है, क्योंकि वायरस की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, ये पैथोजेंस होते हैं, और जब भी हमारी बॉडी में पैथोजन एंटर करते हैं तो हमको बीमारी या डिसीज कॉज होती है। तो हल्का सा हमको फीवर आ गया था, है ना, जब वैक्सीन लगी हुई थी तो 1-2 दिन के लिए फीवर आया था, क्यों, पूरा वायरस हमने अंदर एंटर कराया। लेकिन ये वायरस जब गया तो ये क्या था, एटीट्यूड वायरस था। तो इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन जाएगी, किसके लिए, कोरोना वायरस के लिए। जब रियल वायरस आएगा आपकी बॉडी के अंदर तो एंटीबॉडी क्या करेगी, उस वायरस को किल कर देगी और हमारी कोरोना से क्या हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी। तो इसीलिए हमने ये वैक्सीन लगवाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे वैक्सीन लगवाते हैं, तो वैक्सीन क्यों लगवाते हैं, ताकि वो फर्दर वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाए तो उसको किल कर दे वायरस एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडी है अब ये हमारे अंदर बन गई, तो ये लॉन्गर टाइम के लिए, मतलब हमने एक बार कोरोना की वैक्सीन लगवाई और ऑल लाइफ के लिए फ्री हो जाएगी। लेकिन इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, शॉर्टर है। जैसे कि सपोज है हमको सांप ने काटा, स्नेक बाइट, तो हमने क्या किया, बनी बनाई एंटीबॉडी बाहर से लाए, एंटीडोट, है ना, और उसको हमने बॉडी के अंदर लिया, तो उसका टाइम क्या रहेगा, शॉर्टर। सांप ने काटा, ये बहुत जल्दी फास्ट एक्शन करेगी और जल्दी से आपके जो स्नेक पॉइजन हमारी बॉडी के अंदर फिल हुआ है तो उसको क्या कर देगी, धीरे धीरे फिनिश कर देगी, है ना। तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है आपका, शॉर्ट है। फिर मेमोरी सेल, हाँ, इसमें मेमोरी सेल बनती है। मेमोरी सेल का मतलब ये होता है कि उस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में मेमोरी सेल बन गई। जैसे कि कोरोना आया तो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई तो मेमोरी सेल बन जाएंगी। अब रियल वाला अगर कोरोना वायरस आएगा तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनी है उस वायरस को वो किल कर देगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर हमको सांप ने एक बार काटा, हमने जो एंटीबॉडी ले ली तो एक ही बार के लिए, तो अगर दोबारा से सांप काटेगा तो ऐसा नहीं कि ये फिर से ये काम कर जाएगा, नहीं, हमको फिर से एंटीबॉडी लेना पड़ेगी, है ना। तो इसका टाइम, इसमें मेमोरी सेल आपकी बनती है क्या, नहीं बनती है। फिर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आ गया आपका, जैसे अगर हम बात करें कि नेचुरल इन्फेक्शंस एंड वैक्सीनेशन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन होस्ट। तो जब हमको नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए तो हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, और वैक्सीनेशन जब हम करवाएंगे तो ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर बनती है। होस्ट को अगर हम बोले तो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, है ना, इसी को अपन ने होस्ट कहा। फिर डिलीवरेड इंजेक्शंस ऑफ लिविंग एंड डेड माइक्रोब्स ऑफ द प्रोटीन। तो हम क्या करते हैं, जो इंजेक्शंस रहता है तो उसमें क्या करते हैं अपन, डेड ऑर्गेनिज्म को या एटीट्यूड ऑर्गेनिज्म को
हम बॉडी के अंदर इंटर कराते हैं बाय द मीडियम ऑफ इंजेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन में यही तो है, टीकाकरण में क्या यही तो हुआ कि हमने एटीट्यूड वायरस या कमजोर वायरस को अपनी बॉडी के अंदर कराया, किसके मीडियम से, इंजेक्शन के, तो उसी को अपन ने क्या बोला भाई, वैक्सीनेशन। फिर इसकी बात करें तो ये तो हमने बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन करवाया, लेकिन इसकी बात करें जो पेशेंट इम्यूनिटी आई तो ये माँ से उसके बच्चों में आ सकती है। जैसे अगर हम बात करें, क्योंकि माँ ने बनाई है लेकिन बच्चों में आई, तो माँ के लिए माँ ने बनाई, बच्चे ने बनाई क्या, नहीं, तो इसको तो बनी बनाई मिल रही कि नहीं, ये आर्टिफिशियल। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कि IgG मतलब मदर से उसके बच्चों में, फिर मदर से उसके इन्फेंट में किसके द्वारा, कोलेस्ट्रम के। अच्छा मैंने आपको कोलेस्ट्रम बताया कि कोलेस्ट्रम क्या होता है, तो कोलेस्ट्रम क्या होता है, ये येलोइश कलर का एक मिल्क होता है, और ये कब होता है, आफ्टर पार्ट्यूरेशन द सीक्रेशन ऑफ मिल्क थ्रू मेमोरी ग्लैंड ऑफ मदर्स, है ना। तो ये क्या करेगा, जो मिल्क रहेगा थोड़ा सा इसका येलोइश कलर होता है, और इसमें IgA बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, मतलब IgA बहुत ज्यादा अमाउंट, IgA क्या है, IgA एंटीबॉडी क्या है आपका A, और ये मिल्क में होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब बेबी इनिशियल स्टेज में होता है, जब बेबी का बर्थ होता है, तो उसको हमको माँ का मिल्क ही पिलाना चाहिए भाई, मतलब मिल्क फीडिंग ऑफ मदर, नॉट ऑफ आर्टिफिशियल फूड, बिकॉज मदर मिल्क इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर या इम्पोर्टेंट एंटीबॉडी आर कंटेन सच एज IgA, क्योंकि उसके माँ के मिल्क में क्या IgA एंटीबॉडी होती है, और A एंटीबॉडी क्या करती है, जो बेबी रहता है तो उसको डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज से प्रोटेक्शन करती है, मतलब उसको पोषण देती है, प्रोटीन देती है, सब कुछ मिलता है इस माँ के मिल्क में। तो इसलिए अब इनिशियल डेज में बच्चे को हमको माँ का मिल्क ही प्रेफर करना चाहिए, है ना, आर्टिफिशियल मिल्क नहीं उसको देना चाहिए, है ना, माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। तो ये हो जाएगा ये। फिर उसके बाद देखते हैं अपन इम्यूनाइजेशन। तो अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करें तो उसमें काफी प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो जो आपका मेमोरी है इसकी प्रॉपर्टी ये बेस्ड होता है आपका इम्यून सिस्टम पर, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें भी एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन इन एक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। वही आ गया कि इसमें हमने क्या कराया भाई, कि जब हमने वीकेंड पैथोजेंस को हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया तो उसके अगेंस्ट क्या बना, एंटीबॉडी बना। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन। फिर उसके बाद पैसिव की बात करें तो पैसिव में हमने एंटर नहीं कराया, इसमें क्या करा हमने, डायरेक्ट परफॉर्म एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन इज इंजेक्टेड, जैसे कि एंटीटॉक्सिन अगेंस्ट स्नेक बाइट आ गया कि नहीं। तो हमने इसमें अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनवाया नहीं, हमने डायरेक्टली मार्केट से बनी बनाई एंटीबॉडी को और किसी पर्सन के अंदर डाला, मतलब स्नेक बाइट, जब कोई सांप काटता है तो उसके अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन या स्नेक बाइट करके जो एंटीडोट अपन देते हैं तो उसको अपन ने यहाँ पे दिया। फिर उसके बाद द एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी अगेंस्ट एंटीजन। अब ये एंटीबॉडी जब हमने वैक्सीनेशन करवाया तो जैसे ही वैक्सीनेशन करवाते हैं तो इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, देखा ना कि एंटीबॉडी बनती है, प्रोड्यूस का मतलब होता है बनना, इन द होस्ट बॉडी अगेंस्ट एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने कोरोना की वैक्सीन को लगवाया तो उस वैक्सीन ने एंटीबॉडी बनाई, और जब रियल वायरस आएगा तो ये एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में बन जाती है ये क्या करेगी, उसको मारने का काम करेगी, है ना। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया। फिर द वैक्सीनेशन आल्सो जनरेट मेमोरी बी सेल एंड मेमोरी टी सेल। उसने कहा कि जो हमने वैक्सीन लगवाई है तो ये क्या करेगी, दो मेमोरी को जनरेट करती है, कौन सी, मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल। और इनका काम क्या रहता है भाई, बी सेल और टी सेल का तो लिखा है that recognize the pathogen quickly and subsequent exposure and overwhelm the invader with the massive production of the antibody। उसने कहा कि जब ये एंटीबॉडी क्या करेगी, हमारे अंदर जैसे ही पैथोजन आया तो उसको जल्दी से पहचान लेगी कि भाई ये कोरोना का वायरस आया। अब ये क्या करेगी, एंटीबॉडी को बनवाना स्टार्ट कर देगी। वो मैंने आपको बताया था कि जो बी सेल रहती है और टी सेल, तो टी सेल एंटीबॉडी बनाती नहीं है लेकिन ये बनवाने में क्या करती, हेल्प करती है। बनाता कौन है, बी सेल। इसी को हमने बोला था आर्मी ऑफ द प्रोटीन, है ना। तो इसी को हमने बोला आर्मी ऑफ द प्रोटीन। अब अपन देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि इसमें अपन क्या करते हैं भाई, कोई ड्रग को तैयार करते हैं, है ना। जैसे कि अपन अभी बायोटेक पढ़ेंगे तो उसमें अपन इंसुलिन बनाना सीखेंगे, है ना। इंसुलिन किससे बनाते हैं हम, पिग को लेते हैं, चूहे को लेते हैं और इनके पैनक्रियास ग्लैंड को लेते हैं, सुअर को लेते हैं, है ना।
तो इनके पैनक्रियास ग्लैंड को लेते हैं और इनसे हम क्या करते हैं, एंजाइम हार्मोन्स को निकालते हैं और डीएनए को तैयार करके हम इंसुलिन बना लेते हैं। तो उसी को बोलते हैं अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें अपन प्रोडक्शन करते हैं। तो इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट, हैंस ग्रेटर एबिलिटी फॉर द इम्यूनाइजेशन, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम द ईस्ट। उसने ये बताया। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है आपका कि जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ? तो इसमें डायरेक्टली ऑप्शन रहते हैं वायरस, बैक्टीरिया या ईस्ट या फंजाई। तो क्या लिखोगे? ईस्ट। डायरेक्टली ऑप्शन आता है। तो आपको क्या लिखना है इसका? ईस्ट के द्वारा। कि जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है इसको हमने किसके द्वारा बनाया भाई? ईस्ट के द्वारा बनाया। तो डी। अब देखो, जैसे इंसुलिन की बात करें तो भाई इंसुलिन किसके द्वारा बनाया? इंसुलिन बनाया आपने चूहे की पैनक्रियास ग्लैंड से, सुअर की पैनक्रियास ग्लैंड से, इनसे हम इंसुलिन बनाएंगे। तो बायोटेक में पूरा ही बनाना बताऊंगा कैसे कैसे बनता है ना। और इंसुलिन वह होता है जो अपन डायबिटीज पेशेंट को देते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एलर्जी की। अब हम बात करते हैं एलर्जी। तो सबसे पहले देखते हैं भाई कि एलर्जी होता क्या है। एलर्जी क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए हमारी बॉडी में सिम्टम्स जनरेट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ से हम विजयनगर तक जाते हैं और विजयनगर यहाँ से जब देवास नाका से विजयनगर तक जाएंगे तो यहाँ बीच में डस्ट पार्टिकल भी उड़ेंगे और डस्ट पार्टिकल के उड़ने से जब हम घर पे आएंगे वहाँ पे या तो हमारी आंखों से आंसू आ जाएंगे या फिर हमको पिंपल्स निकल जाएंगे या फिर हमको स्नीजिंग आने लगेगी। मतलब कुछ ना कुछ हमारे आउटर साइड से जो सिम्टम्स आएंगे तो वही किसका कारण है? आपका एलर्जी का, है ना। तो एलर्जी क्या है? देखो, तो एक्सटेटेड रिस्पांस ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। उसने कहा कि जो हमारे एनवायरनमेंट में जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी रिस्पांस देने लगती है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? एलर्जी, है ना। तो एलर्जी की बात करें तो एलर्जी किससे होता है? एलर्जन से। किससे होता है? एलर्जन। तो एलर्जन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एलर्जी को कॉज करते हैं और एलर्जी को कॉज करने वाले सब्सटेंस को अपन ने क्या कहा? एलर्जन कहा, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि सब्सटेंस टू व्हिच एक्सक्रीटेड इम्यून रिस्पांस एंड प्रोड्यूस, जैसे कि पॉलन। अच्छा, एलर्जन क्या हो जाएगा? पॉलन। पॉलन तो आप समझते हो, पॉलन वह होते हैं जो पॉलन क्या नाम जो फ्लावर से निकलते हैं, एंथर से निकलने वाले सब्सटेंस को मैंने क्या कहा? पॉलन ग्रेन का, परागकण। फिर अगर हम माइट इन डस्ट, तो डस्ट की बात करें, डस्ट पार्टिकल को। फिर एनिमल डेंडर। एनिमल डेंडर का मतलब होता है जो कि जो जानवरों की स्किन होती है ना, जैसे गाय है तो गाय को ऐसे हाथ उसके ऊपर सरफेस पर हाथ फेरना तो उसके बाद उसकी स्किन झड़ेगी तो उसी को बोलते हैं अपन एनिमल डेंडर। जानवरों की खाल को बोलते हैं अपन एनिमल डेंडर। फिर क्या होता है? एंटीबॉडी। तो एलर्जी के लिए कौन सी एंटीबॉडी रिस्पांसिबल है? आपका IgE टाइप, है ना। तो E फॉर एलर्जी और एंटी एलर्जी के लिए क्या है? E एंटीबॉडी। सिम्टम्स देखो भाई, जब आपको एलर्जी हो जाएगा तो आपको स्नीजिंग होगा, है ना, छींक आना, इसी को बोलते हैं स्नीजिंग। वाटरी आई, आंखों में पानी आ जाना, एंड रनिंग नोज, नाक का बहना, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और सांस लेने में हमको दिक्कत होना। तो ये आपके किसका कारण है? एलर्जी का। फिर उसने कहा कि जब हमको एलर्जी होती है तो भाई हमारी बॉडी में ऐसा क्या केमिकल निकलता है जिसकी वजह से हमको ये सारे सिम्टम्स आए? तो हमारी बॉडी में क्या निकलता है? देखा ना, केमिकल रिलीज। तो हमारी बॉडी में मास्ट सेल रहती हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा मास्ट सेल। तो ये मास्ट सेल क्या होती हैं? जो दो सब्सटेंस निकालते हैं, एक को हम बोलते हैं हिस्टामिन, दूसरे को हम क्या बोलते हैं? सीरोटोनिन। तो हिस्टामिन और सीरोटोनिन ये कहाँ से निकलता है? आपका मास्ट सेल से। और जब जब भी हमारी बॉडी से निकलेगा तो हमको एलर्जी हो जाएगी। हमको सर्दी खांसी जुकाम हुआ ना, इसकी वजह से सर्दी खांसी, सर्दी के लिए अपन ने एक राइनो वायरस देखा, लेकिन जब हमारे अंदर जब राइनो वायरस आया तो ये हमारे अंदर ये सीरोटोनिन और हिस्टामिन ये रिलीज होगा, तो उसी की वजह से हमको क्या होगा? एलर्जी कॉज होगी। फिर डायग्नोसिस की बात करें तो पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जन एंड रिएक्शंस ऑफ द स्टडी। उसने कहा अगर हम बात करें इसके डायग्नोसिस की तो इसमें क्या करेंगे अपन? एक इंजेक्शन के थ्रू अपन यहाँ पर एंटी हिस्टामिन ड्रग दे देंगे, किसको? पेशेंट को। तो ट्रीटमेंट की बात हो जाएगी एंटी हिस्टामिन ड्रग एंड एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्पटम ऑफ एलर्जी। तो ये क्या करते हैं? हमारे एलर्जी के सिम्पटम्स को बहुत जल्दी गायब कर देता है। इसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ मॉडर्न डे लाइफ साइकिल। अगर हम अपनी मॉडर्न डे लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें क्या रहेगा? प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट provide early in life has resulted in lowering of the immunity and person is more sensitive to allergen। उसने कहा कि पहले की जो लाइफ थी, एंशिएंट लाइफ, उसमें एलर्जी
उतनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन जो मॉडर्न डे लाइफ की बात करें तो आज के टाइम पे पर्सन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और ये एनवायरमेंट फैक्टर को जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है और इसको एलर्जी होने लगती है, लेकिन एंशिएंट टाइम में ऐसा नहीं था। तो ये मॉडर्न डे लाइफ का होता है। एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया। मेट्रो सिटी का मतलब वह होता है कि जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि सर जहां पर मेट्रो चलती है उसको मेट्रो सिटी बोलते हैं, तो इंदौर में तो मेट्रो चलती भी नहीं अभी, तो इंदौर को बोलेंगे मेट्रो सिटी बोलते नहीं। जहां की पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, 10 लाख से ज्यादा है, तो उन शहरों को बोलते हैं मेट्रो सिटी। तो हमारा इंदौर भी मेट्रो सिटी है ना, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन 22-25 लाख से तो ज्यादा होगी, है ना, तो यहाँ पर ये भी मेट्रो सिटी में आ जाता है। तो इसलिए लगा कि more and more children in metro city in India suffer from the allergen, asthma due to more sensitivity due to the environment। तो ये अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, तो ये सारा रीजन किसका है आपका, एलर्जेंस का। फिर हाँ